बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम एनएमडी कैट यूनिट वर्क एंड एनर्जी का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। याद रहे, आज के इस लेक्चर नंबर 2 में जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे उनमें है पावर, एनर्जी की टाइप्स को बड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे और फिर डियर स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करते हुए हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स आज का लेक्चर नंबर 2 और स्टार्ट हम लेंगे पावर से। तो अगर हम पावर की डेफिनेशन देखना चाहें, जो कि हम एफएससी में पढ़ के आ रहे हैं कि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, तो इसी डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं और फिर हम इसके इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फार्मूले को डिस्कस करेंगे जिससे रिलेटेड हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सबसे पहले डिफाइन करते हैं पावर को कि रेट ऑफ डूइंग वर्क। डियर स्टूडेंट्स, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। डियर स्टूडेंट्स, ठीक है जी। अब मैथमेटिकल अगर हम पावर का फार्मूला लिखना चाहें तो डियर स्टूडेंट्स वो हमारे पास क्या था, पावर इज इक्वल टू W ओवर T, वर्क ओवर टाइम, ठीक है। लेकिन आपकी बुक में एवरेज पावर का मैथमेटिकल रिलेशन यूज किया गया है। तो एवरेज पावर का अगर हम मैथमेटिकल रिलेशन देखें तो वो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, डेल W ओवर डेल्टा T। डियर स्टूडेंट्स, अब वर्क को आप एनर्जी लिख सकते हैं ना, तो डेल्टा E ओवर डेल्टा T, ये भी आपके पास क्या है, पावर का या एवरेज पावर का मैथमेटिकल रिलेशन है। अब डियर स्टूडेंट्स इसी से हम यूनिट की बात करते हैं। एनर्जी है ना, एनर्जी या वर्क, यूनिट क्या होगा, जाउल। तो फिर मैं लिख सकता हूं यहां से जाउल पर सेकंड इज इक्वल टू वॉट। जाउल पर सेकंड डियर स्टूडेंट्स किसके इक्वल होता है, वॉट के इक्वल होता है, ठीक है। तो पावर का यूनिट क्या है, वॉट, जो कि इक्वल है जाउल पर सेकंड के। तो अगर मैं 1 वॉट की बात करना चाहूं डियर स्टूडेंट्स, तो 1 वॉट किसके इक्वल होगा, 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जाउल पर सेकंड के इक्वल होगा, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम पावर के बेस यूनिट की बात करें तो बेस यूनिट यहां से कैलकुलेट कर लेते हैं। किसकी बात करें डियर स्टूडेंट्स, बेस यूनिट की, बेस यूनिट। तो देखें जाउल है ना, तो वर्क इज इक्वल टू FD, तो जाउल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। न्यूटन की जगह क्या आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो 1 मीटर पहले से ठहरा है तो मीटर से मल्टीप्लाई तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा और नीचे से मौजूद पहले सेकंड है। तो फिर इसका मतलब क्या बन गया, बेस यूनिट बन गया जी केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड की क्यूब। इसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फार्मूला मैंने आपको बता दिया है कि वर्क इज इक्वल टू FD को यूज करें, आपके पास बेस यूनिट आ जाएगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपकी बुक में एक और रिलेशन दिया गया है और वो है इंस्टेंटेनियस पावर का। तो इंस्टेंटेनियस पावर को अगर हम लिखना चाहें तो वो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल W ओवर डेल्टा T। अब मैं उसको यहाँ पे लिखने नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट फार्मूला बताने जा रहा हूँ जो कि फोर्स और वेलोसिटी की टर्म में है पावर का, ठीक है। वो भी आपके पास इंस्टेंटेनियस पावर ही है। तो डियर स्टूडेंट्स उसको हम यहाँ पे लिखते हैं कि इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल टू, ठीक है, लिमिट आ जाएगा निशानी के तौर पे मैंने बोल दिया है, वो है जी F डॉट V। डियर स्टूडेंट्स F डॉट V। अब डियर स्टूडेंट्स इसमें याद रहे ये जो हमारे पास वेलोसिटी है ना, ये वाली V, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। ये क्या है, इंस्टेंटेनियस। ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, ठीक है। मतलब लिमिट डेल्टा T अप्रोचेस टू 0 डेल्टा D ओवर डेल्टा T, ये आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मैथमेटिकल रिलेशन होगा। तो उसको पुट करने के बाद ये आपके पास रिलेशन आया है। तो अब डियर स्टूडेंट्स इसी चीज को हम फर्दर लिख सकते हैं, FV डॉट को खत्म करके क्या लिख सकते हैं, कोस इंटू थीटा।
अब थीटा क्या होगा, सपोज करते हैं कि थीटा जब 0 होगा तो cos 0 1 हो जाएगा, तो पावर का फार्मूला आ जाएगा f इंटू वी। तो उसको डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे छोटी सी एग्जांपल डिस्कस करनी है कि सपोज करें आपके पास एक कार है जो कि अलोंग x एक्सिस विद वेलोसिटी v मूव कर रही है। इसकी वेलोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स, इसकी वेलोसिटी है जी v, ठीक। और इसका इंजन जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उस फोर्स की डायरेक्शन भी इसी एक्सिस के अलोंग है और वो फोर्स भी वेलोसिटी की डायरेक्शन में एक्सर्ट हो रही है, ठीक है। ये फोर्स की डायरेक्शन है, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक। तो इस कंडीशन में डियर स्टूडेंट्स देखें कि F और V के बिटवीन एंगल देखना है ना, तो इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब आप डियर स्टूडेंट्स इस थीटा की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 क्या हो जाएगा, cos 0 आपके पास हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स एफ वी cos इंटू 0, cos 0 की वैल्यू हो जाएगी 1, तो 1 को एफ वी से मल्टीप्लाई करें तो वही रहता है, तो फिर मैं इसका मतलब लिख सकता हूँ पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी। तो ये आपके पास पावर का रिलेशन आ गया। अब इसको क्यों लिखा, क्योंकि इससे रिलेटेड हम एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लो जी, नेक्स्ट यहीं पे हम एक छोटा सा एमसीक्यू याद रखेंगे, क्योंकि प्रीवियस पेपर्स जब आप देखेंगे तो उसमें आपको ये एमसीक्यू देखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि इस बार भी आएगा, लेकिन हमने प्रीवियस पेपर्स को देखते हुए ये चीज़ देखी है कि ये एमसीक्यूज पूछा गया है। क्या कि डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा क्लास 9th में आपने हॉर्स पावर पढ़ी थी ना, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू क्या होता है जी, 746 वॉट के इक्वल होता है, ठीक। ये वैल्यू आपने याद रखनी, छोटा सा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। हाँ, अगर यही वैल्यू आपके पास किलोवाट में आई होगी तो फिर वो बन जाएगा 0.746 किलोवाट। ये डियर स्टूडेंट्स आपने वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। तो छोटा सा एक एमसीक्यू था। अब डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डिफरेंट फार्मूले मैथमेटिकल यूज करेंगे, किसके, पावर के, कि कौन से और मैथमेटिकल फार्मूले बनाए जा सकते हैं पावर के। तो सबसे पहले यहीं से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट फार्मूले होंगे वो देखते हैं कि देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले पावर इज इक्वल टू एनर्जी ओवर टाइम है ना, यानी कि सिंपल अगर मैं लिखना चाहूँ तो एनर्जी ओवर टाइम। अब ये एनर्जी कौन सी हो सकती है, काइनेटिक भी हो सकती है, पोटेंशियल भी हो सकती है। तो पहले मैं किसकी बात कर लेता हूँ डियर स्टूडेंट्स, मैं बात कर लेता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, ठीक है। ये आ गया टाइम। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv² डिवाइड बाई टी, ठीक। अब ये 2 ऑटोमेटिकली नीचे ले आए आप, ठीक। जब ये नीचे आएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा जी डियर स्टूडेंट्स आपके पास पावर इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाई 2t। लो जी, एक आपके पास फार्मूला ये आ गया, इसको आपने याद रखना है। इस फार्मूले से रिलेटेड आपके पास एमसीक्यू आ चुके हैं। तो अब नेक्स्ट एक फार्मूला डिस्कस करते हैं कि ये जो एनर्जी है, अगर यही एनर्जी काइनेटिक की बजाय पोटेंशियल एनर्जी हो तो फिर पावर का फार्मूला क्या हो सकता है। तो पावर इज इक्वल टू, देखें फिर वही तरतीब, एनर्जी ओवर टाइम, यही है ना। तो अब डियर स्टूडेंट्स एनर्जी कौन सी है, सपोज करें पोटेंशियल एनर्जी है, तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, mgh के इक्वल होती है डिवाइड बाई टी। लो जी, एक फार्मूला आपको ये मिल गया पावर का, mgh ओवर टी। ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इससे रिलेटेड भी अभी हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स जरा यहाँ पे गौर करना है, ठीक है ना, क्या कि ये देखें h ओवर टाइम, ये इस चीज़ पे गौर करें, यानी कि h का यूनिट देखें तो क्या है, मीटर। तो एक तरह से मैं इसे डिस्प्लेसमेंट बोल सकता हूँ ना, और टाइम का क्या है, सेकंड। तो मीटर पर सेकंड किसका यूनिट है, वेलोसिटी का, स्पीड का, ठीक है। जब स्ट्रेट लाइन मोशन हो तो तब आप वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले एक ही बात है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन याद रहे स्ट्रेट लाइन मोशन में। तो अब इसका मतलब h ओवर टाइम को मैं लिख सकता हूँ ना वेलोसिटी v। तो फिर डियर स्टूडेंट्स एक फार्मूला और बन गया आपके पास, p इज इक्वल टू mgh ओवर t की जगह क्या लिखूँ, v, क्योंकि मीटर पर सेकंड बन रहा है ना इसका यूनिट, तो मीटर पर सेकंड तो आपके पास स्पीड का यूनिट होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा v। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट रिलेशन मिल गया आपको, और ये आपकी एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ठीक है ना।
तो जो गिवन डाटा मेंशन किया होगा उससे रिलेटेड अगर ये वाला फार्मूला अप्लाई हो रहा होगा तो अब आपको पता चल गया है कि ये फार्मूला भी पावर का है। ठीक है जी। नेक्स्ट डेट स्टूडेंट्स, जो कुछ अभी हमने पढ़ा है ना यहाँ तक, इनसे रिलेटेड दो एक MCQs डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम चलेंगे एनर्जी की तरफ, ताकि आपको पता चल जाए ना कि ये जो फार्मूले हम डिस्कस करते जा रहे हैं इनसे रिलेटेड किस तरह से MCQ आपसे पूछा जा सकता है। तो देखें, सबसे पहले फर्स्ट MCQ को देखते हैं कि सपोज करें जी आपके पास एक क्रेन है, देखी होगी आप सबने। तो उस क्रेन का जो इंजन है ना उसकी पावर है 1000 वाट, ये मैं खुद से कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, वैल्यू कोई भी होगी वहाँ पे डिफरेंट, सिर्फ आपको MCQ समझाने के लिए हम ये ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो उस क्रेन के इंजन की पावर कितनी है जी 1000 वाट, और वो क्रेन जो है वो इस ग्राउंड सरफेस से 20 kg के मैस को 10 मीटर हाइट पे जाके यहाँ पे पुट करती है। यानी कि इस क्रेन की हेल्प से आप 20 kg के मैस को 10 मीटर हाइट पे ऊपर रखते जा रहे हैं। तो आप मुझे बताएं कि अगर क्रेन 20 kg के मैस को 10 मीटर हाइट पे ले जाती है तो उसको टाइम कितना लगेगा। 10 मीटर की हाइट पे 20 kg के मैस को अगर क्रेन रखे, पुट करे, प्लेस करे तो उसको टाइम कितना लगेगा। तो T आपने कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे डेयर स्टूडेंट्स आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आप वो टाइम बताएं जिस टाइम में 20 kg के मैस को 10 मीटर की हाइट पे क्रेन क्या रख रही है जी, पुट कर रही है यहाँ पे। सही है ना। तो आप वो टाइम बताएं कि उसको कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ से यहाँ रखने में। तो डेयर स्टूडेंट्स आप ज़रा गौर करें, फार्मूले आपको बता चुके हैं। तो देखें, मैस दिया गया है, हाइट आ रही है, h दिया गया है, टाइम आपने कैलकुलेट करना है। जब हाइट आएगी तो इसका मतलब वहाँ पे g भी इन्वॉल्व होगा, मैस की वैल्यू आपके पास मौजूद है। तो अब आप सोचें नहीं कि ये वाला फार्मूला यूज़ होगा, ये वाला होगा, कौन सा होगा, नहीं भैया आपको पता है ना हाइट आ रही है तो mgh/t, तो ये पावर का फार्मूला यूज़ करें। तो अब देखें इसका यूज़ कैसे होगा। हमारे पास पावर का फार्मूला है जी, पावर इज इक्वल टू mgh/t। अब t को डेयर स्टूडेंट्स इस साइड पे लेके आए और पावर को उधर ले जाए, तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू mgh/p। अब देखें इस फार्मूले पे गौर करें, सारी वैल्यूज़ दी गई है ना, वैल्यूज़ पुट करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा। डेयर स्टूडेंट्स t इज इक्वल टू मैस कितना है 20 मल्टीप्लाई g कितना है 10 कंसीडर कर लें ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो। h कितना है, h है डेयर स्टूडेंट्स 10 डिवाइडेड बाय पावर कितनी है जी 1000। ये इससे कैंसल, ये 0 इस 0 से कैंसल, ये 0 इस 0 से कैंसल। डेयर स्टूडेंट्स आपके पास टाइम क्या आ गया, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। लो जी, तो इसका मतलब 2 सेकंड में ये क्रेन जो है 20 kg के मैस को 10 मीटर की हाइट पे रख लेगी। सही है जी। तो अब नेक्स्ट डेयर स्टूडेंट्स एक और MCQ देखते हैं कि सपोज करें आपके पास यही कार है, यूनिफॉर्म स्पीड से अलॉन्ग एक्स एक्सिस वो मूव कर रही है, जिसके कार के इंजन की पावर कितनी है 20 किलोवाट, और फोर्स की डायरेक्शन यानी कि जो इंजन फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी डायरेक्शन दी गई है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, और वो कितनी है 400 न्यूटन। आप बताएं कि अगर पावर ये है, फोर्स की वैल्यू दी गई है, तो कार की यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू क्या होगी। यानी कि कार जिस वेलोसिटी से मूव कर रही है वो उस वेलोसिटी की आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो अब देखें कौन सा फार्मूला यूज़ होगा, ये फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है ना, जो हमने मैग्नीट्यूड की फॉर्म में निकाला है यहाँ पे। वैसे तो पावर स्केलर ही है ना, तो पावर इज इक्वल टू FV आ गया। तो डेयर स्टूडेंट्स इसी रिलेशन को यहाँ पे यूज़ करें कि पावर इज इक्वल टू F इंटू V। अब हमें चाहिए V, तो V इज इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय फोर्स। तो अब डेयर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें इसमें। पावर कितनी है जी 20 किलो की जगह लिख सकता हूँ ना 1000 डिवाइडेड बाय फोर्स। फोर्स कितनी है जी 400। ये 0 इस 0 से कैंसिल, ये 0 इस 0 से कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा जी आपके पास 200। सही है ना, और डिवाइड बाय 4। तो डेयर स्टूडेंट्स 4 1 द 4, 4 5 द 20, आगे 0 वैसे का वैसे। तो कितना आपके पास वेलोसिटी आ गई जी, वेलोसिटी हमारे पास आ गई 50 मीटर पर सेकेंड। लो जी,
इस तरह से डियर स्टूडेंट्स आप वेलोसिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। लो जी, पावर का टॉपिक हमारे पास कवर हो चुका है। अब हम डिस्कस करते हैं एनर्जी को। तो डियर स्टूडेंट्स ये भी बहुत आसान है, जितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है ना सिर्फ वो हमने डिस्कस करनी है। अगर आपको डेफिनेशंस चाहिए, थोड़ा सा उसके साथ डिटेल में आपको मैथमेटिकल रिलेशंस चाहिए, तो फिर आप डियर स्टूडेंट्स प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर नंबर 4 की प्लेलिस्ट में जाके अलग अलग हर टॉपिक पे वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे एनएमडी कैट के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक कवर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस करनी होगी, इनको तैयार करना होगा। नेक्स्ट बात करते हैं जी एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स एनर्जी क्या है? एबिलिटी टू डू वर्क, ऐसी है ना। वहाँ पे देखिए क्या था, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एंड पावर। यहाँ पे हमारे पास क्या है, काम करने की सलाहियत, ऐसी है ना। तो कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क कह लें या एबिलिटी टू डू वर्क कह लें। तो आपने ये डेफिनेशन 9th क्लास में पढ़ी थी कि भाई एबिलिटी या एबिलिटी, जैसे दिल करे वैसे पढ़ लो, ठीक है ना। मैं तो चबा चबा के पढ़ूंगा ना एबिलिटी, तो आप चाहें तो एबिलिटी भी पढ़ सकते हैं। तो एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी डियर स्टूडेंट्स, ठीक। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम अगर बात करें एनर्जी की टाइप्स की, बेसिकली मैकेनिकल एनर्जी की ही दो फॉर्म्स हैं जो कि बुक में डिस्कस की जा रही हैं। एक है आपके पास काइनेटिक एनर्जी और दूसरी क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। देखिए आपने मैकेनिकल एनर्जी को डिफाइन किया था कहाँ पे, क्लास 9th में, कि सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम ही था ना मैकेनिकल एनर्जी। तो वो बेसिकली इस मैकेनिकल एनर्जी की दो टाइप्स हैं, वैसे तो बहुत सारी हैं, लेकिन ये है कि हम जो बुक के अकॉर्डिंग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सिर्फ दो टाइप्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 काइनेटिक एनर्जी और नंबर 2 पोटेंशियल एनर्जी। और यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स हम एनर्जी के डिफरेंट यूनिट्स को और बेस यूनिट को, एसए यूनिट को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं जी, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी सिर्फ वही डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी की। अब आपने 9th क्लास में ये डेफिनेशन की थी कि द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। तो अब मैं इतनी लंबी चौड़ी डेफिनेशन यहाँ पे नहीं लिखूंगा, सिर्फ पॉइंट्स की सूरत में यहाँ पे हम मेंशन करेंगे कि भाई काइनेटिक एनर्जी होगी विद रिस्पेक्ट टू मोशन, या आप सिर्फ और सिर्फ लिख सकते हैं ड्यू टू मोशन, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी मोशन की वजह से। जब बॉडी मूव करेगा तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। इसकी एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे। इधर अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या आ जाएगा, ड्यू टू चेंज इन पोजीशन, कि अगर फील्ड के रीजन में रहते हुए बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगी। बात समझ नहीं आ रही, ठीक है ना, साथ साथ नोट करते रहे। तो यहाँ पे भी मैं पॉइंट की सूरत में सिर्फ लिख देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स चेंज इन पोजीशन, ठीक है। लो जी, अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो सेकंड पॉइंट ये है कि जब बॉडी क्या करेगा, मूव करेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी होगी मूवमेंट की वजह से, मोशन की वजह से, ठीक है ना। जब भी बॉडी मूव करेगा तो फिर काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये स्टोर्ड एनर्जी है। ये क्या है, स्टोर्ड, ठीक है। अभी हम एग्जांपल डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स जो हमारे पास मैथमेटिकल रिलेशन है काइनेटिक एनर्जी का, वो क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। इसी तरह अगर यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखें तो वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, वो है जी आपके पास mg इंटू एच, सही। इस तरह नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि ये जो काइनेटिक एनर्जी है ना, काइनेटिक एनर्जी असल में जो इसका एक्चुअल फार्मूला है ना वो है हाफ mv.v, ये फार्मूला है। अब दो वेक्टर क्वांटिटीज का जब डॉट प्रोडक्ट लें तो वो क्या बन जाता है, स्केलर बन जाता है। इसीलिए तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, स्केलर, क्योंकि एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी का ये वाला फार्मूला है, ये नहीं है। इस फार्मूले से ये वाला फार्मूला बनाया गया है, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक पॉइंट और ऐड कर लेते हैं
कि अगर आप बुक में देखें तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी दिया गया है। टॉपिक है पूरा, वैसे वो टॉपिक आपके इस एनएमडी कैट के सिलेबस में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये कि हम अगर उसका फार्मूला देखना चाहें तो वो हमारे पास क्या था, U इज इक्वल टू माइनस का G M ओवर R, ठीक है ना। तो ये आपके पास फार्मूला है, इसको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, हम यहां पे बात करते हैं जी एक और रिलेशन की, और वो क्या है कि देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स अगर मैं इस m और v को मल्टीप्लाई करूं तो ये क्या बन जाएगा, मोमेंटम बन जाएगा। तो फिर इसका मतलब मैं लिख सकता हूं ना, हाफ m और v का प्रोडक्ट क्या है, मोमेंटम p, और आगे v वैसे का वैसे। तो इसका मतलब एक रिलेशन काइनेटिक एनर्जी का ये भी आपको मिल गया। नेक्स्ट अगर हम बात करें डियर स्टूडेंट्स एक और रिलेशन की, तो वो हमारे पास क्या बनता है, वो है जी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, डियर स्टूडेंट्स यहां पर जरा गौर करना है, अगर मैं इसी फार्मूले के अंदर क्या करूं कि एक दफा m से मल्टीप्लाई और एक दफा m से डिवाइड कर दूं, तो फिर क्या होगा, देखें इस फार्मूले में हाफ m से मल्टीप्लाई किया तो m स्क्वायर बन जाएगा, और ये v स्क्वायर वैसे का वैसे डिवाइड बाय m, यानी कि एक दफ़ा m से डिवाइड और एक दफ़ा m से मल्टीप्लाई, तो ऊपर वाला m जो है वो इस m से मल्टीप्लाई होकर m स्क्वायर बन जाएगा, और नीचे वाला m वैसे, अगर एक m से कैंसिल हो जाए तो दोबारा वही फार्मूला बन जाएगा। इसका मतलब फ़र्क तो कोई नहीं पड़ता ना, मैं लिख सकता हूँ। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिएगा कि हमारे पास फार्मूला बन गया काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू m स्क्वायर इंटू v स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम होता है p, तो ये p का क्या बन गया, स्क्वायर बन गया, p का स्क्वायर डिवाइड बाय 2m वैसे का वैसे। तो एक रिलेशन डियर स्टूडेंट्स ये बन गया काइनेटिक एनर्जी का, ये भी आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें कि काइनेटिक एनर्जी की, जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ रहे थे, याद है ना, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज अगर फील्ड की डायरेक्शन में मूव करे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, गेन, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। अगर फील्ड के अपोजिट चार्ज को मूव कराएं तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, काइनेटिक एनर्जी लॉस। तो इस तरह से वो दोनों फार्मूले अगर आप डिस्कस करना चाहें तो मैं इन जनरल यहाँ पे लिख देता हूँ, सिर्फ याद रखने के लिए कि वो आपके पास फार्मूला क्या था, वो था जी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। तो ये भी डियर स्टूडेंट्स एक रिलेशन आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये कुछ मैथमेटिकल रिलेशंस थे जो आपने याद रखने। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यूनिट की, फिर यूनिट के बाद डियर स्टूडेंट्स हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की कुछ ऐसे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, यानी कि वो कौन सी एनर्जीज हैं जो पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल में आ रही है या काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल में आ रही है, तो वो जरा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम पहले यूनिट को देखते हैं ताकि तरतीब से ना आपको चीज़ें सारी समझ आती जाए। देखें जी, एनर्जी का यूनिट क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, एनर्जी का यूनिट होता है जाउल, और जाउल किसके इक्वल होता है, न्यूटन मीटर के इक्वल होता है। अच्छा, उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, इसको थोड़ा क्लोज लिखते हैं ताकि और भी यहाँ पे पॉइंट डिस्कस किए जा सके, न्यूटन मीटर। अब डियर स्टूडेंट्स अगर हम बेस यूनिट की बात करें तो बेस यूनिट क्या होगा, देखें न्यूटन है ना, न्यूटन, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, 1 मीटर पहले से ठहरा है तो क्या बन जाएगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास बेस यूनिट आ जाएगा। बेस एसआई यूनिट है, और ये जो जाउल है ये आपके पास एसआई यूनिट है एनर्जी का, जो कि किसके इक्वल है डियर स्टूडेंट्स, न्यूटन मीटर के इक्वल है। क्लियर है जी यहाँ तक। अच्छा, अगर हम अदर यूनिट्स की बात करें तो एनर्जी के डियर स्टूडेंट्स अदर यूनिट्स भी आपको याद होने चाहिए। अदर यूनिट्स वो सो तो नहीं गए, अगर तवज्जो से बैठेंगे चीज़ें नोट करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स फिर आपको समझ आएगी। बड़ी तरतीब से हम चल रहे हैं और बड़े आराम से चल रहे हैं ताकि आपको समझ आता जाए। अदर यूनिट्स में डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा आपके पास कौन सा यूनिट है जी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आपको याद होगा किलोवाट आवर, ये भी आपके पास एनर्जी का यूनिट है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर आप गौर करें तो आपके पास क्या है, अर्ज,
इसको कुछ लोग अर्ग भी पढ़ते हैं, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि इसको अर्ज पढ़ें। ठीक है, तो ये भी आपके पास एनर्जी का यूनिट है। इसी के साथ साथ BTU, ठीक है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, ये भी एनर्जी का यूनिट है। इसके अलावा और कौन सा हो सकता है जी, सोचें ज़रा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स आपके पास फुट पाउंड भी हो सकता है। ठीक है, ये भी एनर्जी का यूनिट है। और क्या हो सकता है, जाउल तो हो गया ना, ये अदर यूनिट्स की हम बात कर रहे हैं। हाँ, कैलोरी भी हो सकता है। ठीक है, ये भी आपके पास क्या है, एनर्जी का ही यूनिट है। तो ये अदर यूनिट्स आपने याद रखने हैं। अब इसमें एक दो पॉइंट और ऐड कर लें कि अगर आपसे पूछा जाए कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने जाउल के बराबर है, तो 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 जाउल के इक्वल है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 1 अर्ज कितने जाउल के बराबर है, तो वो है 10⁻⁻7 जाउल के इक्वल। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स अगर आपसे पूछ लिया जाए 1 BTU कितने जाउल के बराबर है, इंपॉर्टेंट MCQ है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट, सही है ना, तो ये है 1055 जाउल के इक्वल। और इसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें 1 कैलोरी की, तो 1 कैलोरी जो है ये कितने जाउल के बराबर होता है जी, 4.18 जाउल के इक्वल होता है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये पॉइंट्स हैं छोटे छोटे जिनको आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जी एग्जाम्पल की। डियर स्टूडेंट्स अगर हम काइनेटिक एनर्जी की एग्जाम्पल देखना चाहें, तो जैसे आपके पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये एग्जांपल है किसकी, काइनेटिक एनर्जी की, क्योंकि इसमें क्या है आपके पास चार्ज मोशन में है ना, मूव कर रहे हैं। तो उसके बाद डियर स्टूडेंट्स अगर हम बात करें किसकी, साउंड की अगर हम बात करें, तो ये भी क्या है, एग्जांपल है काइनेटिक एनर्जी की। इसी तरह अगर हम डियर स्टूडेंट्स बात करें किसकी लाइट एनर्जी की, तो ये भी क्या है, ये भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। ठीक है, तो ये एक सिर्फ समझाने के तौर पे आपको छोटी सी एग्जांपल दे दी है। अगर हम पोटेंशियल एनर्जी में देखें, तो आपके पास डियर स्टूडेंट्स केमिकल एनर्जी, क्योंकि स्टोर्ड एनर्जी है ना, तो सेल में जो आपके पास एनर्जी होती है वो केमिकल एनर्जी है ना, स्टोर्ड एनर्जी है, तो वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी की एग्जांपल है। तो केमिकल एनर्जी। अच्छा, केमिकल के बाद और सोचें क्या हो सकता है, और ग्रेविटेशनल हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी। ठीक है, और न्यूक्लियर एनर्जी भी हो सकती है। तो ये आपके पास एनर्जीज जो है ये एग्जांपल है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की। लो जी, ये टॉपिक भी एंड होने जा रहा है, सिर्फ लास्ट पॉइंट रह गया है कि डियर स्टूडेंट्स इस काइनेटिक एनर्जी के जो हमने मैथमेटिकल रिलेशंस को यहाँ पे यूज़ किया, यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट MCQ बन सकता है, और उसके लिए मैथमेटिकल फार्मूला जो आपने याद रखना है वो ज़रा देख लें। इसी से रिलेटेड देखें, काइनेटिक एनर्जी है ना, इसको इधर ही रहने दें, 2m को इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ से p स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखें, p स्क्वायर इज इक्वल टू 2m इधर चला गया है ना, तो 2m काइनेटिक एनर्जी। तो अब डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट को ख़त्म करें, तो आपके पास आता है p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी। ये फार्मूला इसीलिए आपको बताया है क्योंकि इससे रिलेटेड भी हम इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस करेंगे, यहाँ पे भी एक छोटा सा MCQ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो ये है कि देखें, एक ऐसी कंडीशन जिसमें आपको काइनेटिक एनर्जी भी नज़र आ रही है और पोटेंशियल एनर्जी भी नज़र आ रही है, उन दोनों को देखने के लिए हम छोटी सी यहाँ पे एग्जांपल डिस्कस करेंगे कि ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, एक सेल है, तो सेल में क्या है, केमिकल एनर्जी, और केमिकल एनर्जी किसकी एग्जांपल है, पोटेंशियल एनर्जी की। तो इसका मतलब यहाँ पे कौन सी एनर्जी है, यहाँ पे है जी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अच्छा, जब चार्ज मोशन में है, क्लोज पाथ है ना, तो जब ये चार्ज मूव करेगा डियर स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखें चार्ज की मोशन की वजह से जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो देखें दोनों आपको नजर आ रही है ना। इसी तरह जब चार्ज यहाँ से पास करेगा तो बल्ब क्या होगा, रोशन, लाइट, देखें रोशन हो गया ना, लाइट एमिट हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी है।
क्योंकि लाइट एनर्जी भी क्या है, काइनेटिक एनर्जी की एग्जांपल है। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे आ रही है और काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे यूज़ हो रही है। तो ये था डियर स्टूडेंट्स एनर्जी और उसकी टाइप्स की डिस्कशन। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल और पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 1 जूल। तो अब इनका छोटा सा मैथमेटिकल प्रूफ कर लेते हैं। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी ये। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मैस क्या है डियर स्टूडेंट्स m, और वो इस ग्राउंड सरफेस पे इस तरह से रखा हुआ है, ठीक है, ये कोई ग्राउंड लेवल है। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये वाला ब्लॉक जिसका मैस m है इसको हम मूव कराते हैं विद वेलोसिटी v, और वो जो वेलोसिटी v है वो है जी आपके पास सपोज करते हैं स्क्वायर रूट 2/m। अगर आप इस वेलोसिटी से इस ब्लॉक को मूव कराते हैं तो इसका मतलब इसकी एनर्जी में क्या आएगा, चेंज, वर्क हुआ है ना। तो इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास जो काम करने की एबिलिटी थी वही बेसिकली एनर्जी है ना, और उस एनर्जी में क्या आ रहा है, चेंज। तो बॉडी क्या कर रहा है, मूव। तो मूवमेंट की वजह से यहाँ पे जो एनर्जी होगी वो क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो वो हम चेंज देखते हैं कि वो कितना है, तो वो हमेशा आपके पास 1 जूल ही रहेगा। देखते हैं कैसे प्रूव करते हैं। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपके पास फार्मूला क्या है, फार्मूला है जी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी। अब देखें v का स्क्वायर है ना, तो v वेलोसिटी क्या है, स्क्वायर रूट 2/m। तो बेटे फिर यहाँ पे लिख दें 2/m होल का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, पीछे डियर स्टूडेंट्स ये वाला m से कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या रहेगा, सिर्फ 1 रहेगा। तो इसका मतलब आपके पास एनर्जी क्या आ गई, 1 जूल। तो इस तरह ये प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को देखें तो ये भी इसी तरह से आप कर सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। अब डियर स्टूडेंट्स सपोज करते हैं कि ये आपके पास एक ब्लॉक है जिसका मैस क्या है m, और इसको आप इस ग्राउंड लेवल से एक सर्टन हाइट पे लेके जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे इस हाइट पे लेके जाते हैं। तो इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा ना। लेकिन ये जो हाइट है ना, सपोज कर लेते हैं ये है 1/mg, यानी कि अगर आप इस ब्लॉक जिसका मैस m है उसको 1/mg की हाइट पे लेके जा रहे हैं तो फिर इसकी पोटेंशियल एनर्जी में क्या आएगा, चेंज आएगा। तो वो देख लेते हैं वो कितना आता है। तो डियर स्टूडेंट्स पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, mg इनटू h। h कितना है हमारे पास, 1/mg, 1/mg। तो m से कैंसिल, g से कैंसिल, तो आपके पास क्या आया, 1। तो इसका मतलब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई, 1 जूल। इस तरह से। तो ये आपके लिए छोटी सी इंफॉर्मेशन हो सकती है, इसको आपने याद रखना है। लास्ट में हमारे पास एक इंपॉर्टेंट नोट है, क्या, देखिए अगर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के मैथमेटिकल फार्मूले पे गौर करें तो आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा काइनेटिक एनर्जी के केस में। क्या कि देखें बच्चों ने ये याद रखा होता है ना हाफ mv स्क्वायर, और वो आपसे पूछ लेता है कि भाई बताएं कि काइनेटिक एनर्जी जो है ये स्केलर प्रोडक्ट की एग्जांपल है या फिर आपके पास वेक्टर प्रोडक्ट की एग्जांपल है। तो अब देखें ये हमारे पास डॉट आ रहा है ना, वेलोसिटी के फार्मूले में देखें v डॉट v है, तो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट। तो फिर हम लिख सकते हैं कि नोट कि काइनेटिक एनर्जी जो है, काइनेटिक एनर्जी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट की एग्जांपल है आपके पास काइनेटिक एनर्जी। लो जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ और इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं और फिर हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। देखिए मैंने कहा था ना कि इंपॉर्टेंट रिलेशन है, कौन सा जी, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2 है। ये हमने फार्मूला डिस्कस किया है। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आपके पास डिफरेंट फार्मूले यूज होंगे जिससे रिलेटेड आपके पास एमसीक्यूज आएंगे, उनको आपने याद रखना है, लेकिन साथ में कंडीशन पे भी गौर करना है। कंडीशन पे भी आपने गौर करना है, आप कंडीशन पे गौर नहीं करते। देखें काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p²/2m। अब इसमें 3 केस बन सकते हैं कि भाई जब आपके पास ये मोमेंटम p कांस्टेंट होगा
तब काइनेटिक एनर्जी का मास के साथ रिलेशन क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तब P और M का रिलेशन क्या होगा, जब ये वाला मास कांस्टेंट होगा तब आपके पास काइनेटिक एनर्जी और P का रिलेशन क्या होगा और उनके रेशियो फार्मूले क्या होंगे, तो वो डिस्कस करते हैं। देखें डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर ये P कांस्टेंट हो, मोमेंटम, तीन चीजें ना, तीन में से किसी एक को तो आपको कांस्टेंट रखना पड़ेगा, बाकी दो का आप रिलेशन देखेंगे। तो अगर ये P कांस्टेंट हो तो काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन क्या होगा, इनवर्स। तो फिर मैं लिख सकता हूं काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन क्या होगा, मास के साथ इनवर्स होगा। लो जी, पहला पॉइंट ये याद रखेंगे। अब इसमें अगर रेशो फार्मूला पूछा जाए तो इनवर्स रिलेशन है ना, तो काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2 इज इक्वल टू, हाँ जी, मास क्या आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन है, m2 डिवाइड बाय m1। लो जी, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं जी पहले मास की, सही है ना। इस साइड पे देखें, अब मास क्या है, कांस्टेंट। अगर ये कांस्टेंट तो P का रिलेशन काइनेटिक एनर्जी के साथ क्या आ रहा है, डायरेक्ट। तो इसका मतलब P का स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, काइनेटिक एनर्जी के। ठीक, अब इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आप एक चीज और याद रख लें कि अगर आपसे रेशो पूछी जाए तो P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू डायरेक्ट रिलेशन है ना, काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2, ये रिलेशन होगा। अच्छा, अगर इसी रिलेशन को आप यूं लिखना चाहें तो भी कोई गलत नहीं है, P1 डिवाइडेड बाय P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट काइनेटिक एनर्जी 1 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी 2। स्क्वायर रूट आ जाएगी ना, क्योंकि आपने मोमेंटम का स्क्वायर जो है वो खत्म कर दिया। अब नेक्स्ट हमारे पास लास्ट में क्या है कि अगर काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट हो तो दो चीजें डिवाइड हो रही हैं, रिलेशन क्या होगा, डायरेक्ट। तो फिर पहली चीज क्या बन गई, वो बन गई जी P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जी M के। तो रेशो फार्मूला P1 का स्क्वायर डिवाइड बाय P2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, डायरेक्ट है ना, M1 डिवाइड बाय M2। इसी तरह अगर इसका स्क्वायर खत्म करें तो ये बन जाएगा P1 डिवाइड बाय P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट M1 डिवाइड बाय M2। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप कुछ मैथमेटिकल रिलेशन याद रखेंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक इंपॉर्टेंट MCQ है, जो कि देखने में तो आपको छोटा लग रहा है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, वो इंशाल्लाह कन्फ्यूजन आपकी दूर करेंगे। इसीलिए MCQ डिस्कस किया जा रहा है कि ग्राउंड सरफेस से हाइट h पे आपके पास एक बॉल मौजूद है जिसके पास एनर्जी क्या है जी, mgh। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब एक सर्टेन हाइट पे प्लेस किया गया होगा तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड होगी ना, और वो क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। तो अब यहाँ पे देखें आप कि ये ग्राउंड सरफेस है, उस ग्राउंड सरफेस से हाइट h पे यहाँ पे एक बॉल है जिसके पास एनर्जी क्या है जी, mgh। अब डियर स्टूडेंट्स अगर आप इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करते हैं तो ये वाला बॉल आएगा और इस ग्राउंड सरफेस के इस पॉइंट पे हिट करेगा, ठीक है ना, ये इस पॉइंट पे हिट करेगा। अच्छा, हिट करने के बाद वो बाउंस बैक हुआ, यानी कि h/2 की हाइट पे फिर आया, तो इस पॉइंट पे आपके पास जो एनर्जी है वो क्या है जी, mg इंटू h/2, यही होगी ना। ठीक है, तो इस केस को देखते हुए आपने बताना है कि हमारे पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। फिर बाउंस बैक हो सकता है, लेकिन फिलहाल आप सिर्फ इस कंडीशन पे गौर करते हुए बताएं कि आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। ये मेरा आपसे क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को देख के आपने टोटल पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। अब स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, क्योंकि टाइम नहीं है, हम इसलिए आपको बताना चाह रहे हैं कि आपके कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें हो जाए। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देते हैं कि इनिशियल हमारे पास क्या है, mgh, और फिर इस पॉइंट पे क्या है फाइनल, mgh/2, तो वो दोनों एनर्जीज को ऐड कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स आपने ये गलती नहीं करनी, यही स्टूडेंट्स की कन्फ्यूजन होती है। देखिए आप वो पॉइंट भूल जाते हैं क्या, कि जब इस बॉल के पास एनर्जी क्या थी, mgh, तो ये ऐसे आया ग्राउंड सरफेस की तरफ, ठीक है ना। तो जब डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे हिट करेगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे एनर्जी क्या हो गई, 0, एनर्जी क्या होगी, 0। फिर उसके बाद जब इस पॉइंट पे पहुंचा तो एनर्जी आई mgh/2। तो भाई जब इस पॉइंट पे एनर्जी 0 हो गई है तो इसका मतलब फिर रेफरेंस पॉइंट तो ये बन गया ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का जो रेफरेंस होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, 0। तो फिर यहाँ पे आपके पास ये एनर्जी 0 हो गई है,
तो फिर इसका मतलब इसके बाद आपने देखना है ना, तो इसका मतलब ये आपके पास इनिशियल है और ये आपके पास क्या है, फाइनल है। अब वो नहीं है आपके पास इनिशियल, क्योंकि अगर ये एनर्जी रहती और जीरो ना होती तब आप ऐड करते। अब तो ये एनर्जी यहाँ पे जब बॉल ने हिट किया तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो हो गई एनर्जी, तो एक आपके पास ये आ गया इनिशियल पॉइंट जीरो और फाइनल है आपके पास mgh/2। अब आप हाइट में अगर चेंज निकालेंगे तो वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा, तो फाइनल h/2 माइनस जीरो, तो h/2 ही रहेगा। इसका मतलब फिर टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपके पास mgh/2 ही रहेगी, mgh/2 ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक आसान सा MCQ हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, लेकिन यही सिचुएशन जब किसी और MCQ की स्टेटमेंट की सूरत में आएगी या किसी और तरह की कोई डायग्राम आ सकती है, तो वहाँ पे आप इंशाल्लाह कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि अब आपको हमने ये चीज़ बता दी है कि आपने रेफरेंस देखना है, और उसके लिए रेफरेंस क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो वो देख सकते हैं आप इस पॉइंट पर क्या है, जीरो। नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, एक और MCQ डिस्कस करते हैं कि इफ़ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल, अगर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल का मोमेंटम सेम है, तो मैं आपसे पूछता हूं कि इनमें से बताएं काइनेटिक एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी। इनमें से कौन सा पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा रखेगा, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है। मोमेंटम चारों को क्या है, सेम है, तो सोचें फिर बताएं। तो अब डियर स्टूडेंट्स एक और हमने आपको बताया था ना कि फार्मूला इंपॉर्टेंट है, क्या, कौन सा, ये वाला। अभी हम उसी फार्मूले को ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इस फार्मूले को देखते हुए काइनेटिक एनर्जी, ठीक भाई, मोमेंटम क्या है, सेम, तो मैस के साथ रिलेशन क्या बन जाएगा, इनवर्स। ठीक, तो अब जिसका मैस कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा। यही हमने आपसे पूछा है ना कि अगर इन चारों का मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा कौन रखेगा, किसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी इनमें से। तो फिर हमने एक रिलेशन यूज़ किया कि अगर ये वाला मोमेंटम सेम हो तो काइनेटिक एनर्जी का मैस के साथ रिलेशन क्या आ रहा है, इनवर्स। तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी अगर मैस के साथ इनवर्स रिलेशन बना रही है तो जिसका मैस कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। तो भाई इनमें से मैस किसका कम होगा, डियर स्टूडेंट्स, इनमें से मैस कम होगा इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी। ऑप्शंस आपके पास गिवन होगी, आप उनमें से सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट एक MCQ है जी, इफ़ मैस m इज इक्वल टू 0.5 kg और काइनेटिक एनर्जी दी गई है 25 जॉल। आपसे कहते हैं मोमेंटम को आप कैलकुलेट करें। तो डियर स्टूडेंट्स कौन सा रिलेशन यूज़ करेंगे, ये वाला रिलेशन, P इज इक्वल टू, टाइम आपका ज़ाया नहीं करते, P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट। सिर्फ आपको थोड़ा सा बताने का मकसद ये है कि आपको पता चल जाए कि भाई किस तरह से MCQ आ सकते हैं, ठीक है ना। स्क्वायर रूट 2, आगे m कितना है 0.5, 0.5 को लिख सकता हूँ 1/2, मल्टीप्लाई काइनेटिक एनर्जी कितनी है 25, सही। तो 2 से कैंसल, 25, तो इसको मतलब लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर होल की स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे क्या बच जाएगा, 5 बच जाएगा। तो आपके पास आंसर क्या आ गया जी, 5 न्यूटन सेकंड कह लें या kg मीटर पर सेकंड कह लें, यूनिट आ जाएगा। नेक्स्ट एक MCQ है जी हमारे पास, इफ मैस m इज इक्वल टू 4 kg, वेलोसिटी v इज इक्वल टू 3i + 4j मीटर पर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी आपने फाइंड आउट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन तो आप यही यूज़ करेंगे ना, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv का स्क्वायर। अब इसमें हमें v चाहिए, तो आपकी मर्जी, आप ये वाला फार्मूला यूज़ कर लें, v डॉट v, एक दफ़ा v फिर डॉट इनटू v, तो डॉट प्रोडक्ट में आपको पता है i को i से और j को j से, तो इस तरह से भी आप v को कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज आप v की अगर मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना चाहें तो भी ठीक है, तो जो आपको आसान लगे आप वही काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें, अगर हम वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें तो वो आती है जी आपके पास v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, पहले क्या है जी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 9 + 16 25 की स्क्वायर रूट क्या हो जाएगी 5, ये आगे। अब आप इसमें वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 m हमारे पास कितना है जी 4 मल्टीप्लाई v कितना है 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, 2 2 दा 4, तो 2 को 25 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 50, तो ये आ गया 50 मीटर पर सेकंड।
लो जी आपके पास आंसर आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ ग्राफ्स होंगे, उनको डिस्कस करते हैं वर्क टाइम के, और फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन होती है, हम आपको उसका शॉर्टकट बताएंगे। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक होगा वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और लास्ट हमारा टॉपिक होगा जी इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। तो डियर स्टूडेंट्स ग्राफ से स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में सबसे पहले ग्राफ। डियर स्टूडेंट्स अगर आप वाई एक्सिस पे देखें हमारे पास क्या है वर्क, और एक्स एक्सिस पे क्या है टाइम। तो वर्क और टाइम का अगर हम यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो वो हमारे पास क्या आता है, एक इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन आती है। ठीक है, ये इस तरह से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। ठीक, अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज आपसे पूछी जाएगी डियर स्टूडेंट्स, वो हमारे पास क्या है, वो है डियर स्टूडेंट्स स्लोप। और स्लोप आप पढ़ के आ रहे हैं, क्या फार्मूला होता है जी, डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जरा गौर करें, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या है वर्क, तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना यहाँ पे वर्क डिवाइड बाय एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या है, यहाँ पे देखें टी, तो ये आ जाएगा टी। तो वर्क ओवर टाइम इज कॉल्ड पावर। तो इसका मतलब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमें स्लोप है वो किस चीज़ की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं जी पावर की। क्लियर। अब डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम एक और ग्राफ डिस्कस करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे पहले आपने अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर एक फार्मूला पढ़ा था, क्या इंपॉर्टेंट फार्मूला था, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर ओवर 2m। पढ़ा है ना प्रीवियस स्लाइड के अंदर ये फार्मूला। अब यहां से डियर स्टूडेंट्स अगर कंडीशन अप्लाई कर दें कि भाई जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो क्या है, कांस्टेंट, तो P और M का जो रिलेशन है, P और M का रिलेशन ये कैसा था, ये भी आपको प्रीवियस स्लाइड के अंदर हम बता के हैं, डायरेक्ट रिलेशन था। तो फिर इसको मैं लिख सकता हूं ना P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और इसी चीज को डियर स्टूडेंट्स हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट M, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगी, एक ही बात है ना। ठीक, तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने दो ग्राफ डिस्कस करने जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कि नंबर 1, अगर ग्राफ आ जाए कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाए, P का स्क्वायर, P स्क्वायर, और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग क्या आ जाए, M, यानी कि ये वाली कंडीशन, ये आप 1 वाली कंडीशन समझ लें कि P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। यहाँ पे देखें अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर P हो और एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर M हो तो फिर ग्राफ कैसे बनेगा। तो फिर डियर स्टूडेंट्स आपको पता है कि ग्राफ आपके पास क्या रहेगा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, ये। ठीक, हाँ, अगर हम दूसरी कंडीशन ये अप्लाई करें जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उसी को बताने के लिए हमने यहाँ पे इस ग्राफ को डिस्कस किया है कि देखें अगर y एक्सिस के अलॉन्ग हम ले लें P और x एक्सिस के अलॉन्ग ले लें M, तो P और M के बिटवीन ग्राफ कैसे होगा, ये है इंपॉर्टेंट। और इसी से आपको ये भी याद होगा, प्रीवियस अगर आपको MCQs बताया गया है तो फिर आपको याद होगा फार्मूला आपने पढ़ा था जी सिंपल पेंडुलम के अंदर, टाइम इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट L ओवर G। तो यहां से देखें T जो है वो डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है किसके साथ, स्क्वायर रूट L के साथ। और इसी चीज को आप लिख सकते हैं T का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। ठीक, तो अगर आपको याद होगा तो आप इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। देखें जिस तरह यहां पे ये रिलेशन है ना P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, उसी तरह ये भी रिलेशन है। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए T और L के बीच में ग्राफ, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसी तरह यहाँ पे देखें P और M के बिटवीन ग्राफ पूछा जा रहा है, तो ये देखें इस साइड पे क्या है P, इस साइड पे क्या है M, तो फिर डिस्टेंस ग्राफ कैसे बनेगा। तो इसके लिए आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अगर मैं आसान से आसान करके आपको समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे आपने गौर करना है। ये ऐसे यहाँ पे ले लेते हैं P और यहाँ पे ले लेते हैं P स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M, सही है। अब P सपोज करें 1 है, उसकी वैल्यू क्या है 1, तो P स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, इधर M क्या हो जाएगा 1।
अब डियर स्टूडेंट्स अगर मैं p को बढ़ा देता हूँ 2 कर देता हूँ तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, m क्या हो जाएगा 4, अगर p की वैल्यू होगी 3 तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, m क्या हो जाएगा 9। तो यहाँ पे गौर करें और इधर से यहाँ पे गौर करें क्योंकि p और m के बिटवीन ग्राफ पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब देखें 1 से 2 हुआ लेकिन ये 1 से 4 हो गया, 2 का डबल हो गया m, 3 का 9 हो गया, 3 का डबल हो गया। तो m में चेंज ज्यादा है, p में चेंज कम आ रहा है। तो इसका मतलब ग्राफ कैसे बनेगा, फिर कर्व बनेगी ना, लेकिन वो कर्व कुछ इस तरह से होगी, ये ऐसे, ये ग्राफ होगा। अब इस ग्राफ में कोई भी 2 पॉइंट ले लें वो वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पॉइंट हम ले लेते हैं ये वाला और एक पॉइंट ले लेते हैं डियर स्टूडेंट्स हम ये वाला। अब अलोंग वाई एक्सिस देख लें आप, ये वाला एरिया में शेड करने लगा, सिर्फ इतना गैप आ रहा है, ठीक। और अलोंग एक्स एक्सिस पे देखें तो ये इतना गैप आ रहा है, ठीक। अब देख लें आप, इसको हम शेड कर देते हैं ऐसे, देखें एक्स एक्सिस पे गैप क्या है, ज्यादा, देख रहे हैं ना, ये यहां से यहां तक, ठीक। और यहां पे देखें सिर्फ ये इतना गैप है। तो इसका मतलब रिलेशन डायरेक्ट नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं आ रहा, प्रोपोर्शनल जरूर है, ठीक है ना। तो ये सेम टू सेम वही सिचुएशन आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है ग्राफ के अंदर। तो ये रेड वाला ग्राफ होगा अगर P और M के बिटवीन ग्राफ पूछा जाए। 4 ऑप्शंस गिवन होंगी, आपने उनमें से एक सिलेक्ट करनी होगी, लेकिन आपको याद होगा तो आप सिलेक्ट करेंगे ना। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे फिर T और L का पूछ लिया जाए तब भी आपके पास ग्राफ यही रहेगा। क्लियर है जी। तो ये रेड वाला ग्राफ होगा अगर P और M के बिटवीन ग्राफ पूछा जाए तो। अगर P स्क्वायर और M के बिटवीन पूछा जाए फिर आपके पास इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन होगी। चले जी, नेक्स्ट हम एक डियर स्टूडेंट्स MCQ डिस्कस कर लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन हम आपको शॉर्टकट बताएंगे ताकि आप आसानी से सॉल्व कर सकें। देखें, कहता है इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 20%, मोमेंटम में इंक्रीमेंट आ रहा है जी कितने परसेंट, 20%, देन परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी, काइनेटिक एनर्जी में कितने परसेंट इंक्रीज आएगा वो आपने कैलकुलेट करनी है। तो अब देखें इसके लिए ना डियर स्टूडेंट्स, बहुत से स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला भी यूज़ करते हैं, लेकिन याद रहे अगर इस फार्मूले को यूज़ करें तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, आपको टाइम लगेगा। तो आपके पास कोई ऐसा शॉर्टकट होना चाहिए जो आप अप्लाई करें और फ़ौरन आपके पास आंसर आ जाए। तो उसके लिए मैं आपको 2 फार्मूले बताऊंगा, एक इंक्रीज़ के लिए एक डिक्रीज़ के लिए, वो आपने अपनी बुक पे नोट कर लेने हैं, ठीक है। देखें आसान तरीका हम यूज़ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स जो पहला आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे वो है जी इंक्रीज़ का, और उसको याद रख लें, परसेंटेज इंक्रीज़ इन काइनेटिक एनर्जी, ये आपको चाहिए ना। तो ये बराबर होगी डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, 2 into परसेंटेज इंक्रीज, ये जो एरो अपवर्ड है इसका मतलब इंक्रीज है, इंक्रीज इन मोमेंटम P प्लस डियर स्टूडेंट्स n का स्क्वायर। ये आपने शॉर्टकट याद रखना है। अब भाई n क्या है, यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होती है, उनको n का पता नहीं चलता। तो मैं बता देता हूँ कि डियर स्टूडेंट्स जो चीज़ गिवन है ना, देखें मोमेंटम में इंक्रीमेंट कितना है 20%। तो 20% का मतलब क्या है, 20% का मतलब है 20 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 0 इस 0 से कैंसिल, आंसर आएगा 0.2, ठीक। अब जो पॉइंट के बाद डिजिट होगा ना, पॉइंट के फौरन बाद जो डिजिट होगा ये आपके पास n की वैल्यू होगी, इसको आप n ही कंसीडर करेंगे। तो 20% कितना है 0.2, पॉइंट के बाद कौन सा डिजिट आ रहा है 2, तो इसका मतलब n की वैल्यू 2 ही लेनी है आपको। क्लियर। तो ये देखिए, अब मैं जरा अगर इस स्टेटमेंट को सॉल्व करूं तो आपके पास आंसर आ जाएगा क्या। देखें 2 वैसे परसेंटेज इन मोमेंटम कितना है 20%, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 20%। n कितना आया, पॉइंट के बाद डिजिट कौन सा है 2, तो ये आ गया 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो इसका मतलब ये बन गया 4, ये आ गया 20%, 20 को 2 से मल्टीप्लाई तो कितना हो जाएगा 40%। तो 40 को 4 में ऐड करें तो कितना आता है 44% आता है। अब आप डियर स्टूडेंट्स ये वाला फार्मूला अगर
अप्लाई करें तो आपके पास तब भी आंसर यही आएगा, लेकिन उस पर टाइम लगेगा। ये आप शॉर्टकट यूज़ करेंगे तो आप जल्दी से इसको सॉल्व कर लेंगे। क्लियर? लो जी, अब अगर यहाँ पे 20 की जगह 30 होता तो फिर क्या करते हैं भाई? अगर 30 होता तो फिर भी वही मतलब बनता है कि 30 डिवाइड बाई 100, ये इससे कैंसिल 0.3, तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो आपके पास n है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9 को आप इसके अंदर ऐड कर देंगे। क्लियर है ना? तो अब डियर स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट देखते हैं एक और फार्मूला कि अगर इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाए फिर क्या करेंगे। ठीक है ना? तो इंक्रीज की जगह हम डिक्रीज की ऑप्शन अगर लेके आए तो फिर क्या शॉर्टकट बनेगा, क्योंकि हमने स्टेटमेंट दोबारा नहीं लिखनी, बस ये ख्याल करना है कि यहाँ इंक्रीज है, जब डिक्रीज लिखा हुआ आएगा तब क्या फार्मूला यूज करेंगे। सेम फार्मूला रहेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये एरो डाउनवर्ड चला जाएगा। डिक्रीज की बात हो रही है, इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, सिर्फ आप क्या करेंगे, इस प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, परसेंटेज डिक्रीज इन मोमेंटम माइनस का एन स्क्वायर, एन वही, ठीक है ना, जिस तरह आप परसेंट निकालेंगे एन की वैल्यू आपको बता दी गई है। तो डिक्रीज के लिए आप सिर्फ यहाँ पे माइनस लगा देंगे। लो जी, ये आपके पास दो इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स फार्मूले थे जिनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। नेक्स्ट बात करते हैं जी वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की। आपने एफएससी में इसको बड़ी डिटेल में पढ़ा होगा। यहाँ पे हम इसके इंपॉर्टेंट फार्मूलाए डिस्कस करेंगे और कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क अप्लाई करेंगे तो उसकी एनर्जी में चेंज आएगा। वो काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है, वो एट अ टाइम दोनों एनर्जीज में भी चेंज आ सकता है, काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ सकता है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके पास बन सकते हैं अकॉर्डिंग टू बुक। तो हम 1 बाय 1 यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें कि वर्क जो है वो या तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है। इसी तरह चेंज इन वर्क जो है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के भी इक्वल होगा, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में भी तो चेंज आ सकता है ना, ठीक है। और फिर दोनों में भी आ सकता है, वो बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इनके फार्मूला को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वर्क की जगह डियर स्टूडेंट्स में क्या लिख सकता हूँ? वर्क की जगह लिख सकता हूँ F इंटू डी। आगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है ना, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फिर मैं लिख सकता हूँ हाफ m इंटू वी एफ स्क्वायर माइनस का वी आई स्क्वायर। कोई मसला तो नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। अब डियर स्टूडेंट्स, इस रिलेशन को देखते हुए कंडीशन तो वो आपको स्टेटमेंट में बता देगा ना, आप पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन इस रिलेशन से आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल रहा है और उससे आपके पास बहुत से एमसीक्यू सॉल्व हो सकते हैं। तो वो ज़रा नोट कर लें और गौर कर लें, वहाँ पे लिख लें, स्टार बना लें। यहाँ से देखें डी जो है ये वेलोसिटी के साथ कैसा रिलेशन बना रहा है? डायरेक्ट। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना डी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे वी स्क्वायर के। अच्छा, वी यहाँ पे चेंज है, लेकिन मैंने उस चेंज को जस्ट वी से ही डिनोट कर दिया, ठीक है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बता रहा हूँ तो आपको याद रहना चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, मैं यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, ये एमसीक्यू में आपकी हेल्प करेगा, इसलिए बार बार कह रहा हूँ इसको नोट कर ले। अब नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जब वर्क की वजह से एनर्जी में चेंज आएगा, लेकिन वो एनर्जी कौन सी होगी? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तब आपके पास ये फार्मूला कैसे बनेगा? वर्क की जगह लिख सकता हूँ जी एफ डी इज इक्वल टू, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है तो एम जी इंटू H2 माइनस का H1। अच्छा, ये रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि H1 माइनस H2 लिखना है या H2 माइनस H1 लिखना है, इससे फर्क नहीं पड़ा, आपने रेफरेंस पे गौर करना है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं कि जब दोनों एनर्जीज में चेंज आएगा तो वो फिर आपके पास वर्क क्या बनेगा? वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। अब इसकी एग्जांपल आप पढ़ चुके हैं, कहाँ पे? चैप्टर नंबर 5 में आपको याद होगा, जब डियर स्टूडेंट्स आपने एक इनक्लाइंड सरफेस ली थी, ये ऐसे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास सपोज करते हैं कि एक कोई स्फेयर है, छोटा सा बॉल है, जब वो इस टाइम इस हाइट पे होगा तो उसके पास एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच, ये आपके पास क्या है? सारी हाइट है, सही। अब जब वो रोल करता हुआ डाउनवर्ड आएगा, पढ़ा था ना ये वाला केस, अब रोल करता हुआ आ रहा है ना, तो इसका मतलब इसके पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है। तो देखिए दोनों आ रही है ना, और स्टार्ट में क्या है उसके पास? एम जी एच, वही तो चेंज हो रही है ना बेसिकली। तो देखें, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही रहेगी,
वो और भी एनर्जी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखें रोटेशनल भी आ रही है और ट्रांसलेशनल भी आ रही है, इन दोनों का सम है, तो वो सम जो है वो पोटेंशियल एनर्जी mgh के इक्वल होगा। ठीक है ना, ये ज़रूरी नहीं है, तो ये चीज़ भी आपको समझ आनी चाहिए। और इसके बाद आपने डेरिवेशन चैप्टर नंबर 6 में बर्नौली इक्वेशन पढ़ी थी, वो भी आपको याद होगा कि जब आपने इस तरह से एक पाइप को डिस्कस किया था, ये ऐसे, तो यहाँ पे देखें एरिया सपोज कर लें A1 है, वेलोसिटी क्या है V1 है, यहाँ पे देखें एरिया क्या है A2 है, वेलोसिटी क्या है डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, वो समझ लें जी V2 है। ठीक, या वाटर इस तरह से आने दें या फिर इस तरह से जाने दें, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है, सिर्फ आपको हिंट दे के समझा रहा हूँ। तो अब देखें यहाँ पे हाइट पे ज़रा गौर करें, ये सपोज कर लेते हैं ये सरफेस है, ये वाली हाइट देखें H1 और ये वाली हाइट देखें, ये कितनी है H2, तो H1 हाइट ज़्यादा है, H2 कम है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आ रहा है, और पाइप के एरिया के वजह से वेलोसिटी में भी क्या आ रहा है फ़र्क, तो इसका मतलब V1 और V2 की वजह से काइनेटिक एनर्जी में भी चेंज आ रहा होगा। तो इस तरह एट अ टाइम दोनों आ सकती है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपने चीज़ें याद रखनी है। अब अगर आपको ये फार्मूले याद हो गए हैं, आपने देख लिए कि कोई मुश्किल नहीं है, तो फिर हम एक दो MCQ डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि इन फार्मूला को हमने कैसे यूज़ करना है। फर्स्ट MCQ बहुत ही आसान है। कोई एक ऑब्जेक्ट जिसका महज क्या है 1000 kg और उस पर फोर्स एक्सर्ट की गई है 10 न्यूटन की। इनिशियली वो ऑब्जेक्ट क्या है रेस्ट पे है, उसकी वेलोसिटी दे दी गई है 0, फाइनल वेलोसिटी दी गई है 10 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब उसने मूव ज़रूर किया है, तो बताएं उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। सही है, स्टेटमेंट जब प्रॉपर बन के आएगी तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन सिर्फ समझाने के लिए हमने यहाँ पे गिवन डाटा शो किया है। तो डियर स्टूडेंट्स यही वाला रिलेशन आप यूज़ करेंगे, FD इज इक्वल टू हाफ mv(f²) माइनस vi²। भाई vi² क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। तो हमें क्या चाहिए d, तो d इज इक्वल टू 1/2 इंटू f मल्टीप्लाई mv(f²). लो जी, ये आपके पास रिलेशन आ गया। वैल्यूज पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। वैल्यूज बहुत आसान सी हैं, मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, वो 1000 है, f की वैल्यू आपके पास 10 है और vf 10 है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, वो उससे कैंसिल हो जाएगा। तकरीबन आपके पास मेरे ख्याल 5000 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट एक और MCQ डिस्कस करते हैं, वो पोटेंशियल एनर्जी की वजह से होगा। देखते हैं मतलब पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला कैसे यूज़ करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप एक ग्राउंड सरफेस से एक ऑब्जेक्ट या बॉल जिसका मास कितना है 2 kg, इसको एक 5 मीटर की हाइट पे लेके आना चाहते हैं, तो इसका मतलब आपको वर्क करना पड़ेगा। तो इसकी एनर्जी में क्या आएगा चेंज, वो कौन सी एनर्जी होगी हाइट में चेंज आ रहा है, तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो फिर आपने वर्क कैलकुलेट करना है। तो अब डियर स्टूडेंट्स बहुत ही आसान है, यहाँ पे फार्मूला यूज़ करें जी, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है mgh, तो मैं लिख सकता हूँ mgh। लेकिन याद रहे ये जो h है ना, ये बेसिकली डेल्टा h है, क्योंकि हाइट में चेंज आ रहा है। तो आपकी मर्जी, आप इसको डेल्टा h लिखें या h लिखें, लेकिन फिर याद रखना है कि h ये बेसिकली क्या है चेंज। तो mg इंटू h2 माइनस h1। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। m कितना दिया गया है, m है 2, g है 10 और हाइट कितनी है h2 माइनस h1। शुरू में क्या है 0, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे जब पहुँचे तो हाइट कितनी है 5, तो 5 माइनस 0 आंसर क्या आ जाएगा 5। लो जी 2 5 था 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 100। ये आपके पास वर्क आ जाएगा 100 जाओ। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स आपने इन फार्मूलाए को यूज़ करते हुए अगर कोई MCQ आता है तो आप उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट नोट है, मैंने लिखा हुआ है रीमेंबर, याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से पूरी तवज्जो से नोट करना है। देखें आपने डियर स्टूडेंट्स प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर या सॉरी लेक्चर नंबर 1 में कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ी थी। मैं लिख देता हूँ, कंजर्वेटिव फोर्स भी आप पढ़ के आए बैठे हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स भी आप पढ़ के आए बैठे हैं। तो यहां से MCQs आपसे पूछते हैं क्या कि भाई जो आपके पास कंजर्वेटिव फोर्स है इसमें कौन सी एनर्जी एसोसिएट करती है।
काइनेटिक एनर्जी एसोसिएट करती है, पोटेंशियल एनर्जी करती है, या दोनों करती है, इसके अलावा कोई और करती है, ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपका टाइम ज़ाया नहीं करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नोट कर लें कि कंजर्वेटिव फोर्स में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करेगी, सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी, मैं लिख देता हूं ओनली, सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करती है कंजर्वेटिव फोर्स में। क्लियर? और इस कंडीशन में याद रखिएगा कि काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल रहेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 2 एमसीक्यूज हो गए। नेक्स्ट भाई, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में याद रख लें पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट नहीं करती। जब नहीं करती तो फिर ये भी पॉइंट याद रख लें कि जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं होगी। ये भी याद रख लें। देखा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब डियर स्टूडेंट्स, अगर कंजर्वेटिव फोर्स के केस में मैं ये आपसे कहूं, किस केस में जी? कंजर्वेटिव फोर्स के केस में, कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, वर्क नेगेटिव भी हो सकता है। नॉन कंजर्वेटिव में तो नहीं होगा ना, ये वाली चीज़ हम डिस्कस ही नहीं करते। लेकिन कंजर्वेटिव में जब आपके पास वर्क पॉजिटिव होगा और जब आपके पास वर्क नेगेटिव होगा, तब आपसे पूछा जा सकता है कि जब वर्क पॉजिटिव होगा तो बताएं, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएट करती है, तो पोटेंशियल एनर्जी जब वर्क पॉजिटिव होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है ना? और जब वर्क नेगेटिव होगा तब बताएं कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी। ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो फिर डियर स्टूडेंट्स याद रख लें कि देखें, सपोज करें अगर एक सर्टन हाइट से कोई भी एक ब्लॉक जिसका मैस क्या है m, उसको जब आप फॉल करेंगे तो ये जब ग्राउंड सरफेस पे आके हिट करेगा तो जैसे जैसे नीचे आएगा तो इसकी हाइट क्या होती जा रही है? देखें, हाइट क्या होती जा रही है? कम। तो इसका मतलब h क्या हो रहा है? डिक्रीज। तो हाइट कम हो रही है, g नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी नीचे ही आ रहा है, तो g क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। h कम होता जा रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। तो इसका मतलब वर्क क्या रहेगा इस केस में? पॉजिटिव। इसका मतलब वर्क यहाँ पे क्या रहेगा? पॉजिटिव। अगर वर्क पॉजिटिव तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर रही है? डिक्रीज। पोटेंशियल एनर्जी इस केस में डिक्रीज कर रही है। इंक्रीज की ऑप्शन आप सिलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? अच्छा, इसी तरह आप नीचे से ऊपर अगर जा रहे हो तो फिर इसका मतलब है कि आपके पास h बढ़ता जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी और g क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव वजह से वर्क क्या रहेगा? नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। डिक्रीज की ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? तो देखा, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे। नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स हमारे पास 2 बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। और इनमें ये वाला फार्मूला भी यूज होगा जो कि मैंने बताया था कि ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है। तो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट हम आपको समझा देते हैं, वहाँ पे तो प्रॉपर बन के आएगी ना वर्डिंग, आपको पता चल जाएगा, लेकिन आप स्टेटमेंट को समझें। हमारे पास 2 ट्रक हैं बिल्कुल सेम, एक को हम लोड कर देते हैं, ठीक है, कोई सामान वगैरह इसके ऊपर रख देते हैं, ये लोड हो गया जी। और ये क्या है? अनलोडेड। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोडेड, और ये क्या है डियर स्टूडेंट्स? अनलोडेड। अच्छा, कंडीशन पे गौर करना है आपने। काइनेटिक एनर्जी वो कह रहे हैं जी दोनों की सेम है। काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी? सेम। अब जब ये दोनों ट्रक अनलोडेड और लोडेड ऐसे मूव करते हुए जा रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी उनकी सेम है। कंडीशन पे गौर करें, काइनेटिक एनर्जी सेम है। इनमें मौजूद बैठे हुए ड्राइवर्स ने क्या की? ब्रेक अप्लाई की। रिटार्डिंग फोर्स भी क्या है? सेम टाइम पे उन्होंने जैसी ब्रेक अप्लाई की, दोनों ने एक जैसी ब्रेक अप्लाई की, यानी कि रिटार्डिंग फोर्स क्या है? सेम। अब जैसे ही वो ब्रेक अप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ देर के बाद ट्रक रुकेगा, फौरन तो नहीं रुकेगा ना। ब्रेक अप्लाई की और ट्रक गलम, ऐसा नहीं होगा, आहिस्ता आहिस्ता रेंगते रेंगते रुक जाएगा। ठीक है? तो इसका मतलब ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये वाला ट्रक भी थोड़ा सी देर आगे जाके रुकेगा, ये वाला भी थोड़ा सा आगे चल के रुकेगा, तो ये भी डिस्टेंस कवर करेगा और ये भी डिस्टेंस कवर करेगा ब्रेक लगाने के बाद।
तो इस डिस्टेंस को हम नाम दे देते हैं, इस ट्रक के डिस्टेंस को D1 और इस ट्रक के डिस्टेंस को नाम दे देते हैं D2। अब आपसे क्वेश्चन ये है, ऑप्शंस गौर से देख लें कि भी ब्रेक लगाने के बाद क्या दोनों जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो इक्वल होंगे, या इस ट्रक का डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ये थोड़ी देर बाद जाके रुकेगा, ये पहले रुक जाएगा, या ये थोड़ी देर बाद जाके रुकेगा, ये फ़ौरन रुक जाएगा। यानी कि डिस्टेंस किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। इस तरह से आपसे MCQs में पूछा गया है, ऑप्शन आप देख सकते हैं। तो अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में होता है कि यार ये जो लोडेड है ना, ये हल्का नहीं है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता देर लगाएगा, आगे जाके रुकेगा। कुछ के माइंड में होता है यार ये हल्का है, जैसे ब्रेक लगेगी ये रुक जाएगा। कुछ का इसके उलट भी होगा, जहन में आ रहा होगा ना। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करके पहले चेक करना है, कंडीशन आपके सामने है, कंडीशन पे गौर करना है, डायरेक्ट नहीं देना आंसर, ठीक है ना। तो ये देखें जी, कंडीशन है काइनेटिक एनर्जी सेम। तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, वर्क। देखें ना, काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल है भाई, वर्क के इक्वल है ना, वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अब काइनेटिक एनर्जी तो है सेम, ये तो हो गई सेम, तो पीछे बचा वर्क। तो वर्क क्या होता है, FD। तो फिर मैं लिख सकता हूँ ना डियर स्टूडेंट्स, दो ट्रक है, FD1 इज इक्वल टू FD2। सही। अब ये F से मुराद क्या है भाई, इस F से मुराद है ये रिटार्डिंग फोर्स। तो ये तो सेम है, जब ये सेम है तो पीछे क्या बचा, D1 इज इक्वल टू D2। लो जी, दोनों का डिस्टेंस क्या रहेगा, सेम। दोनों ब्रेक लगाने के बाद एक ही डिस्टेंस कवर करेंगे। तो कौन सी ऑप्शन बनती है जी, चार्ली ऑप्शन बनती है डियर स्टूडेंट्स, ये वाले, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। देखें बहुत इंपॉर्टेंट MCQ था ना, तो इस तरह आपने गौर करना है। लो जी, यहीं से फिर एक और इम्पोर्टेंट MCQ डिस्कस करने जा रहे हैं। देखें जी डियर स्टूडेंट, सपोज करते हैं ये अलग से MCQ है कि ये एक हमारे पास ट्रक है जो इस वेलोसिटी से मूव करता है, 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करता है, ठीक है। अब जैसे ही ड्राइवर ने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद ये फौरन नहीं रुका, बल्कि इसने इतना डिस्टेंस कवर किया है। इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रुका है, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ब्रेक लगाने के बाद ये ट्रक जो है वो इतना डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक जाता है। क्लियर। ये तो बहुत आसान सी स्टेटमेंट थी। मसला ये है कि अगर इफ कंडीशन पे गौर करें, इस ट्रक की वेलोसिटी में क्या कर देता हूँ, डबल कर देता हूँ। पहले 30 थी, अब मैंने क्या कर दी, 60 कर दी, डबल कर दी। तो अब जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो बताएं कि अगर उसकी स्पीड अब 60 है तो कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ट्रक रुक जाएगा। ये है अब क्वेश्चन। बात समझ आ गई ना। फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगर आपके पास ट्रक की स्पीड 30 मीटर पर सेकंड है, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हो ना तो फिर आप वेलोसिटी बोले या स्पीड बोले, बात एक ही है, फर्क नहीं पड़ता। तो अब डियर स्टूडेंट्स, 30 मीटर पर सेकंड की जब उसकी वेलोसिटी थी तो उसने ब्रेक लगाने के बाद, ड्राइवर ने जब ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने के बाद ट्रक 20 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया। ये तो उसने बता दिया। अगर हम इस ट्रक की स्पीड को डबल कर दें, 30 पहले थी, अब 60 हो गई है। अब जब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो कितने डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ट्रक रुक जाएगा, वो D' आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, बहुत आसान से आपको करके स्टेटमेंट समझा दी है, बिल्कुल 100% क्लियर कर दी है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? कुछ बच्चे डायरेक्ट करेंगे, कुछ पता नहीं क्या सोचेंगे, कुछ ये सोचेंगे कि यार 30 थी, डबल होगी, 20 का डबल करें वो 40 हो जाएगा, या इसका मल्टीप्लाई कर लें, जितना भी हो जाएगा। तो वो जो भी होगी ना, वो सारी ऑप्शंस आपके सामने होंगी। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखना है कि इस तरह से आपने डायरेक्ट नहीं सोचना, आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है कि देखिए, ये वाला रिलेशन आपने यूज़ करना है। ठीक है, D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। अब जाहिर सी बात है, V1 भी आ रहा है, V2 भी आ रहा है, तो हमारे पास कोई रेशो बनेगी, तो हम रेशो बना लेते हैं। देखें जी, इसी चीज़ को देखते हुए D' डिवाइड बाई D इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, तो ये बन जाएगा जी V' डिवाइड बाई V होल का स्क्वायर। लो जी, बन गया फार्मूला। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ज़रा गौर करना है, हमें D' चाहिए ना, तो D' इज इक्वल टू, ये D इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं नीचे करने लगा हूँ। V' कितना है? V' है 60, इधर लिख देता हूँ 60 डिवाइड बाय V कितना है? V है 30, ये 30 होल का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक है, स्क्वायर मल्टीप्लाई। भाई ये D इधर आके मल्टीप्लाई हो गया ना, तो D कितना है? 20, ये आ गया 20। तो ये 0 0 से कैंसिल, 3 1 द 3 3 2 द 6, 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, तो 4 को 20 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 मल्टीप्लाई 20।
अब देखिए 20 क्या थी पहले, 20 पहले डिस्टेंस था, तो अब जब उसकी स्पीड डबल की तो इसका मतलब पहले का क्या हो रहा है, 4 टाइम बढ़ गया है डिस्टेंस, पहले वाले डिस्टेंस का 4 टाइम बढ़ गया। तो हो सकता है कल को वो 4 टाइम 2 टाइम इस तरह की ऑप्शन दे दे या डायरेक्ट आंसर दे दे। तो 20 को 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आता है जी, हाँ जी कितना आता है, 4 टू द 8 तो 80। तो इसका मतलब 80 मीटर डिस्टेंस कवर करने के बाद वो ट्रक रुक जाएगा अगर उसकी स्पीड ये है। क्लियर? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। देखा, इस रिलेशन को हमने यूज़ किया है। क्लियर है जी? लो जी, नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स हमारे पास टॉपिक है इंटर कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। आपने क्लास एफएससी फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत डिटेल में ये टॉपिक पढ़ा था। हम यहाँ पे इसकी डेरिवेशन की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि जो इंपॉर्टेंट रिलेशंस फार्मूले होंगे वो डिस्कस करेंगे। तो डायाग्राम आपको यहाँ पे हमने बना के दिया ताकि हिंट के तौर पर आपको याद आ जाए कि हाँ इस तरह की चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। देखिए हमारे पास एक ब्लॉक था या आप कोई ब्रिक समझ सकते हैं जिसका मैस क्या है m। सपोज करते हैं कि वो इस ग्राउंड सरफेस से एक सर्टन हाइट h पे मौजूद है, इसको हमने रोका हुआ है। ठीक, इस पॉइंट को नाम देते हैं A का। तो इस पॉइंट A पे इस टाइम इस ब्रिक को जब हमने रोका हुआ है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो होगी mgh। आपने बड़ी डिटेल में पढ़ा था ये टॉपिक। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 0, क्योंकि वो रुका हुआ है, अभी भी है ही नहीं। अब जब हम इसको यहाँ से छोड़ेंगे तो सपोज करते हैं कि जब वो इस हाइट के मिड पॉइंट पे पहुंचा, और मिड पॉइंट का नाम क्या है B, तो इस पॉइंट पे उसके पास पोटेंशियल एनर्जी ये है और काइनेटिक एनर्जी ये है। क्लियर? और जब ये ग्राउंड सरफेस को हिट करने से थोड़ा सा पहले, हल्का सा मामूली सा पहले मौजूद होगा, तब उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या है पॉइंट C पे 0 और काइनेटिक एनर्जी क्या है mgh। अब आपने इनको प्रूफ नहीं करना क्योंकि ये तो आप क्लास में कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं टॉपिक में। अब हमें सिर्फ ये रिलेशन याद रखने हैं, तो इसीलिए मैंने सिर्फ यहाँ पे रिलेशन यूज़ किए हैं। इसका मैथमेटिकल प्रूफ नहीं करना, उसकी तरफ नहीं जाना, वो आपका हो गया। या आप NMD कैट का लेक्चर पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, ले रहे हैं, सुन रहे हैं, गौर कर रहे हैं, तो इसीलिए आपने सिर्फ ये इंपॉर्टेंट रिलेशंस ही याद रखने हैं। अब डियर स्टूडेंट्स इधर से आपको सिर्फ एक ही पॉइंट मिलेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कि भी एनर्जी में चेंज तो आ रहा है, लेकिन अगर आप पॉइंट A, पॉइंट B, पॉइंट C पे चेक करें तो टोटल एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो टोटल एनर्जी यहाँ पे क्या रहेगी, कांस्टेंट, लेकिन काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है, पोटेंशियल हो रही है, काइनेटिक में ये चल रहा है, लेकिन टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। तो फिर ये पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको यहाँ पे नोट कर लें कि भाई टोटल एनर्जी क्या रहेगी, रिमेन्स कांस्टेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। ठीक है, तो नेक्स्ट डे स्टूडेंट्स इसमें जो 2 इंपॉर्टेंट केसेस है ना वो डिस्कस करने हैं, उनसे रिलेटेड आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो पहला केस क्या है, वो है जी नो एयर फ्रिक्शन, यानी कि आइडियल केस डिस्कस करेंगे कि जब ये वाला ब्लॉक या ब्रिक नीचे आ रही होगी तो आगे एयर फ्रिक्शन है ना, इसको रोकने की कोशिश कर रही है। तो अगर हम उस एयर फ्रिक्शन को इग्नोर कर दें, निगलेक्ट कर दें, तो फिर आपके पास रिलेशन क्या बनेगा, उसमें v क्या रहेगी, स्पीड क्या रहेगी, और जब आप एयर फ्रिक्शन को इन्वॉल्व कर रहे होंगे तब आपके पास रिलेशन क्या बनेगा। इन 2 केसेस को हम डिस्कस करने लगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनसे रिलेटेड हम एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। तो पहला केस डिस्कस करते हैं, नो एयर फ्रिक्शन। एयर फ्रिक्शन मौजूद नहीं है तो फ्रिक्शन क्या है, 0। तो फिर डियर स्टूडेंट जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा तो हाइट कम होती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होता जा रहा है और काइनेटिक एनर्जी गेन। तो इसका मतलब फिर मैं लिख सकता हूं कि लॉस इन या ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। यही फार्मूला बनेगा ना जब फ्रिक्शन क्या होगी, 0। तो अब डियर स्टूडेंट्स लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है mgh इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हाफ mv का स्क्वायर। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रहे, अगर आप बुक देखेंगे तो बुक में ये चीज मेंशन की हुई है क्या, कि भाई ये जो h है ना, h ये बेसिकली डेल्टा h है, हाइट में चेंज है, ठीक है ना, जिसको आप लिख सकते हैं h2 माइनस का h1। लेकिन मैंने सिर्फ आपको डायरेक्ट इक्वेशन बताई है जिसमें आपको h लिख के दे रहा हूं, लेकिन बता तो रहा हूं ना कि चेंज है। इसी तरह ये जो v है ये भी क्या है, चेंज, जो कि है vf स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर, या v2 का स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। तो आपको सिर्फ हम ये इक्वेशन बता रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा ये भी चेंज है और ये भी चेंज है। क्लियर? तो अब डियर स्टूडेंट्स अगर मुझे यहाँ से वेलोसिटी कैलकुलेट करनी हो
यही तो मैं चाहता हूँ ना कि v आए। तो फिर वो कैसे मिलेगा भाई, m से कैंसिल हो जाएगा, 2 इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा जी v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। h में क्या है चेंज, ये h बेसिकली क्या है डेल्टा h है, याद रखिएगा। और इसी रिलेशन को हम फर्दर लिख सकते हैं v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2g इंटू h। ये था इंपॉर्टेंट फार्मूला जो हमें चाहिए था, जिसको हमने डिस्कस करना है। क्लियर है जी। अब डियर स्टूडेंट्स अगर ये फार्मूला आ चुका है तो क्यों ना इसी से रिलेटेड हम यहाँ पे 2 MCQs डिस्कस कर लें और फिर उसके बाद नेक्स्ट केस नंबर 2 को डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। तो पहला MCQ देखें कि देखिए हमारे पास यहाँ पे एक स्पोर्ट है, स्पोर्ट के साथ हमने एक थ्रेड को अटैच किया और थ्रेड से हमने एक बॉब को कनेक्ट कर दिया। इनिशियली बॉब क्या है जी पॉइंट ए पे है, सपोज करें जी ये पॉइंट ए है, सही, और ये है हमारे पास ग्राउंड लेवल। तो ग्राउंड लेवल से जो बॉब है वो 5 मीटर की दूरी पे है, यानी कि ऐसे आपने बॉब को अटैच किया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये ग्राउंड लेवल है। तो ग्राउंड लेवल से वो कितनी दूरी पे है 5 मीटर की दूरी पे हैंग हुआ ठहरा है। और डियर स्टूडेंट्स जब आप इस पॉइंट ए से पॉइंट बी पे इस बॉब को लेके जाते हैं तो आपको एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी ना। तो एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से आप इस पॉइंट बी पे बॉब को ले गए, ये डायग्राम में गिवन है और स्टेटमेंट में मेंशन करेगा। इस बॉब का मैस कितना दे दिया उसने 2 kg। तो इस पॉइंट बी पे जब बॉब मौजूद होगा आप इसको पकड़ के ठहरे हैं, ऐसे रोक के रखा हुआ है। तो इस पॉइंट बी से ग्राउंड लेवल की जो दूरी बनती है, हाइट दी गई है, वो कितनी है 10 मीटर। अब स्टेटमेंट के अंदर वो मेंशन करेगा कि आपने इस पॉइंट बी से इस बॉब को रिलीज किया है या ड्रॉप किया है या एक्सटर्नल फोर्स को जस्ट रिमूव किया है, या फिर लिखा होगा कि आपने पुश किया है। इस तरह की कोई ना कोई वर्डिंग होगी। तो पहला MCQ जरा गौर से सुन लें कि जब आप इस पॉइंट बी से इस बॉब को रिलीज करेंगे, क्या करेंगे रिलीज, पहले पकड़ के रखा हुआ है तो इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी 0, ये कंडीशन बन गई, सही। अब स्टेटमेंट के अंदर मेंशन होगा कि आपने इसको रिलीज किया है या ड्रॉप किया है या एक्सटर्नल फोर्स को जस्ट रिमूव किया है। तो जब ये बॉब इस पॉइंट बी से इस मोशन में पॉइंट ए पे पहुंचेगा तो पॉइंट ए पे इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये है पहला MCQ। समझ आ गया जी। तो क्या क्वेश्चन है जी, पॉइंट ए पे वेलोसिटी क्या होगी, VA आपने कैलकुलेट करना है। यहां से क्या किया उसने, रिलीज किया है, ड्रॉप किया है, एक्सटर्नल फोर्स को जस्ट रिमूव किया है, ये होगी वर्डिंग। तब डियर स्टूडेंट्स अगर आपको वेलोसिटी चाहिए इस पॉइंट ए पे तो उसके लिए फार्मूला यही यूज करेंगे, VA इज इक्वल टू 2G इंटू H। H याद रहे ये कौन सा है, चेंज, डेल्टा H है, सही है ना, मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स 2GH है तो 2G की वैल्यू क्या आ जाएगी 10, ताकि सॉल्व इजीली कर सकें। H हाइट, डेल्टा H है तो इसका मतलब H2 माइनस H1 होगा। तो पॉइंट ये देखें 10 माइनस 5, तो आंसर क्या आएगा 5। अब आप डायरेक्ट लिख तो देते हैं 5, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट लिखा जा सकता है। समटाइम्स ऐसे MCQs बन के आएंगे कि आपने वहाँ पे डायरेक्ट नहीं लिखना, H नहीं लिखना, बल्कि आपने डेल्टा H ही समझना है, फाइनल माइनस इनिशियल H2 माइनस H1, या रेफरेंस के हिसाब से H1 माइनस H2 बनता होगा तो वो आप लिखेंगे। बात समझ रहे हैं ना, डायरेक्ट नहीं लिखना। यहाँ पे लिखेंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं करना। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि H यहाँ से मुराद डेल्टा H ही है। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या आ जाएगा जी 5 टू द 10, 10 को 10 से मल्टीप्लाई 100, तो 100 की जो स्क्वायर रूट होती है वो क्या होती है डियर स्टूडेंट्स 10 होती है। लो जी ये आपके पास वेलोसिटी आ गई पॉइंट ए की। ये एक MCQ था। अब जरा इस MCQs में ना हम ट्विस्ट लेके आते हैं। स्टेटमेंट में क्या होगा आपको ये याद हो जाता है, आप याद करके पहुंच जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि हमें पता लग गया कि किस तरह से MCQs आएंगे। स्टेटमेंट में पता है वो क्या गड़बड़ करता है, वो जो स्टेटमेंट के अंदर लफ्ज़ था ना रिलीज या ड्रॉप या एक्सटर्नल फोर्स को जस्ट रिमूव किया, वो सारे वर्ड हटा लेगा, बाकी सारा कुछ ऐसे का ऐसे देगा। वहां पे ऐड कर देगा कि आपने इस पॉइंट बी पे इस बॉल को क्या किया है, बॉब को पुश दिया है, पुश यानी कि अब आपने वेलोसिटी दी है, इनिशियल वेलोसिटी दी है। सपोज करते हैं कि वो पुश जब लिखेगा तो उस टाइम वो वेलोसिटी आपको दे देता है, सपोज करें जी 5 मीटर पर सेकेंड। ये अब आपको उसने इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अब वो आपसे पूछता है कि पॉइंट ए पे आप वेलोसिटी कैलकुलेट करें। देखे ना, रिलीज के वर्ड को हटाकर वो सिर्फ पुश लगाएगा और बच्चे यही फार्मूला फिर से लगा के बैठ जाते हैं। और इस फार्मूले से जो आंसर आता है वो जान के ऑप्शंस में पहली ऑप्शन बनाते हैं,
ताकि बच्चे को ये कॉन्फिडेंस मिले कि वाह 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 हमने फार्मूला लगाया, आंसर मैच कर गया, बिल्कुल ठीक है। वो वर्डिंग पे गौर ही नहीं करते। तो अगर इनिशियली वेलोसिटी आपके पास 0 है, आपने जस्ट उसको रिलीज किया, तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अगर आपने पुश दिया, इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, फिर ये फार्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। फिर डियर स्टूडेंट्स, आपको अगर इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए तो आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे और वो होगी vf² माइनस vi²। आप a b भी लिख सकते हैं यहाँ पे, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो यहाँ से अगर आपको vf चाहिए तो ये आ जाएगा vf² इज इक्वल टू vi² प्लस 2as। तो ये फार्मूला आप यूज करके vf को निकाल सकते हैं। vf से मुराद इस पॉइंट का नाम रख दें a और इस पॉइंट का नाम रख दें b, कोई भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये एक MCQ आपने डिस्कस कर लिया जी। अब एक और MCQ देखते हैं जी। सपोज करते हैं डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ग्राउंड लेवल है। ग्राउंड लेवल से एक 5 मीटर की हाइट पे एक ब्लॉक जिसका मैस कितना है 40 kg। ठीक, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग रखा हुआ है, जिस स्प्रिंग का कांस्टेंट दिया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू 1000 न्यूटन पर मीटर। अब आप इस ब्लॉक को यहाँ से छोड़ते हैं, रिलीज करते हैं और ये ब्लॉक आके इस स्प्रिंग पे गिरता है या इसको हिट करता है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको स्टेटमेंट से समझा रहा हूँ। तो जब ये ब्लॉक इस स्प्रिंग पे आके गिरेगा तो जाहिर सी बात है ये स्प्रिंग क्या हो जाएगा, कंप्रेस। तो मैक्सिमम कंप्रेशन आपने कैलकुलेट करनी है। तो मैक्सिमम कंप्रेशन का मतलब x आपने फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शंस आपके सामने होंगी, आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए। तो इसीलिए आपको ये MCQs बताया जा रहा है। तो अब किस तरह से डिस्कस करेंगे, देखें इस टाइम हाइट पे है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और वो क्या होगी mgh, यानी कि इस टाइम तो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और स्प्रिंग है तो इधर क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी में चेंज तो आ गया ना, जरूरी नहीं है कि हर जगह काइनेटिक और पोटेंशियल नजर आए। ठीक है ना, इसलिए तो ये MCQs बनाया है ना यहाँ पे। तो अब डियर स्टूडेंट्स, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh इज इक्वल टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ kx का स्क्वायर। ये बन गई क्वेश्चन। हमें क्या चाहिए, x। तो डियर स्टूडेंट्स x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला जाएगा, 2mgh डिवाइडेड बाई k। दोनों साइड पे डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ले लें, तो ये इससे कैंसल। इसमें डियर स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। 2 दिया हुआ है, m कितना है जी 40 और g 10 ले लें। h हमारे पास कितना है, h है हमारे पास 5 और k की वैल्यू कितनी है 1000। वैल्यू पुट करें, स्क्वायर रूट लें, आपके पास आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लें, ठीक है ना, बैठ के खुद सॉल्व कर लें। लो जी, नेक्स्ट हम देखते हैं केस नंबर 2 विद एयर फ्रिक्शन। जब एयर फ्रिक्शन एग्जिस्ट हो रही होगी, यानी कि जब ब्रिक जब नीचे आ रही होगी तो आगे एयर फ्रिक्शन है ना, तो उसकी जब प्रेजेंस होगी, उसकी मौजूदगी होगी, तब आपके पास फार्मूला या रिलेशन क्या बनता है। सेम वही तरतीब, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन फिर याद रखिएगा, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी प्लस, अब एयर फ्रिक्शन क्या है, नॉट इक्वल टू 0 प्लस वर्क अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन। वो जो वर्क होगा ना एयर फ्रिक्शन के अगेंस्ट, वो भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा किसमें, गेन इन काइनेटिक एनर्जी में। अब लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, mgh, लेकिन h याद रहे, h क्या है, h2 माइनस h1, डायरेक्ट लिखने लगा हूं। गेन इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, हाफ mv का स्क्वायर, याद रहे v क्या है, vf² माइनस vi²। मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता रहा हूं। प्लस वर्क डन अगेंस्ट द एयर फ्रिक्शन, अगर इस केस की बात कर रहे हैं वर्टिकल की, तो फिर आ जाएगा f इंटू h, हाइट आ जाएगी। ठीक है ना, fd होता है ना वर्क, तो fh आ जाएगा, क्योंकि इस केस में क्या है, हाइट h है। तो ये आपके पास रिलेशन रहेगा। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से अगर उसी तरह हमें v चाहिए तो फिर v को यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। ये देखें जी, हाफ mv² इज इक्वल टू, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो mgh माइनस का fh। यहाँ से v कैलकुलेट कर लें तो ये v बनता है जी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, ये आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स 2 ऊपर आ जाएगा ना, 2 इंटू mgh माइनस का fh डिवाइडेड बाय, ये m इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा।
लो जी, ये अब वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अब देखें उस v में और इस v में कितना फ़र्क है, तो इसका मतलब सेम फार्मूले नहीं होंगे। जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी तब वो केस, जब फ्रिक्शन इन्वॉल्व होगी तब ये वाला केस आएगा वेलोसिटी का। ठीक है ना। अब डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ और याद रख लें कि अगर आ जाए ना इनक्लाइंड सरफेस, यानी कि ये इस तरह से, ये ऐसे, यहाँ पे आपके पास सपोज करें कोई बॉल है या ऑब्जेक्ट है, जब ये ऐसे डाउनवर्ड आएगा ऐसे, अब देखें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी तो है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है, रोटेट करता हुआ आ रहा है ना, रोल करता हुआ आ रहा है, लेकिन ये आपको हाइट वो सम टाइम दे देता है h, ये भी गिवन होगा, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ बनती है ना ये भी गिवन होगी। अब आप जो फार्मूला यूज़ करते हैं, बच्चों को ये याद होता है ना फार्मूला ये वाला, तो यहाँ पे है h, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं इस h की वैल्यू लिख देते हैं। भाई इनक्लाइंड में h नहीं लिखना, आपने l लिखना है, तो ये जो h है ये फिर रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, l के साथ, यहाँ पे फिर l आ जाएगा। तो इस तरह डियर स्टूडेंट्स एक बात और याद रख लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें जब बॉल नीचे आ रहा है, ये वाला बॉल नीचे आ रहा है, तब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जा रही है, पोटेंशियल एनर्जी में लॉस, तो जो वर्क ऐड होगा ना वो गेन इन काइनेटिक एनर्जी में होगा। जो चीज़ बढ़ रही होगी ना उसमें वर्क ऐड करना है। जब ये नीचे आ रहा होगा तब गेन इन काइनेटिक एनर्जी में वर्क डन क्या हुआ है, ऐड हुआ है, ये देख सकते हैं। हाँ अगर यही बॉल हम नीचे से ऊपर भेजें, नीचे से ऊपर भेजें, ठीक है ना, तो अब देखें ऊपर जाएगा, हाइट बढ़ती जाएगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी का क्या होता जा रहा है, लॉस होता जा रहा है, तो फिर जो वर्क होगा वो उस पोटेंशियल एनर्जी में ऐड हो जाएगा। तो देखें ना गेन, अब इस केस में गेन इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी आएगा। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है कि किस तरह से आपको रेफरेंस दिया गया। बस आप ये याद रखें जो चीज़ बढ़ रही होगी उसके अंदर वर्क को ऐड करना है। क्लियर, 2 पॉइंट आपको बताए। लास्ट में डियर स्टूडेंट्स एफिशिएंसी का फार्मूला याद रख लें कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या होता है जी, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट वर्क मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा जी, 100। ठीक है ना, परसेंटेज एफिशिएंसी की अगर बात कर रहे हैं, अगर सिर्फ एफिशिएंसी है तो आउटपुट ओवर इनपुट, परसेंटेज है तो फिर मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। ये बात याद रख लें, लिख लें अलग अलग दोनों फार्मूले, इससे रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है। लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जी, परसेंट लॉस इन एनर्जी, परसेंटेज लॉस इन एनर्जी। तो उसका याद रख लें फार्मूला, लॉस डिवाइडेड बाय टोटल एनर्जी मल्टीप्लाई 100, ये फार्मूला होगा। लॉस से मुराद क्या है भाई, लॉस से मुराद है पोटेंशियल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी, ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इस तरह से आप परसेंटेज लॉस इन एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब एमसीक्यू आएगा तो आप इजीली ये वाला फार्मूला यूज़ करके फाइंड आउट कर लीजिएगा। और परसेंटेज एफिशिएंसी हो तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर ना हो तो फिर फार्मूला जानते हैं ना। तो ये थी डियर स्टूडेंट्स हमारे पास चैप्टर नंबर 4 की डिस्कशन। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का ये लेक्चर पूरी तरह समझ आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।